नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा, लोकसभा और संसद की कार्यवाहियों के बारे में। दोस्तों, हम लोग इसे अनुच्छेद वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे पहले राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे संविधान में चाहे जहाँ पर राज्यसभा से संबंधित जो भी अनुच्छेद आएँगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद हम लोग डिस्कस करेंगे और संसद की कार्यवाहियों से संबंधित अनुच्छेद को हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, 3 से 4 क्लासेस लगेंगे संसद को समाप्त करने में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्लास है संसद से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में, जो भी प्रावधान है, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों सुविधाओं में कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कमी 1% भी नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और तभी डिसाइड करें कि क्लास अच्छा है कि नहीं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग शुरू करते हैं संसद। दोस्तों, संसद में हम लोग आज डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं संसद क्या चीज होती है। दोस्तों, जैसे कि जो भारत की चीजें हैं, भारत में ये संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो डिस्कस करते हैं। पहला चीज आता है अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 79। दोस्तों, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद में यानी कि संसद में क्या क्या चीजें होंगी। पहला चीज, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर पूछ ले कि संसद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल हैं। अगर यह पूछ ले कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर यह पूछ ले कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं। अगर अंग पूछे तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछे संसद में कितने सदन होते हैं, यानी कितने हाउस होते हैं, तो 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जिसे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो संसद में तीनों चीज शामिल हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगर पूछ ले कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है, ना कि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था। तो भारत जो व्यवस्था है वह संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है। लेकिन इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बल्कि उसके सिस्टम से पता चल जाता है कि है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा है और कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया है, इससे पता चल जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था संविधान की आधारभूत संरचना है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यह संविधान की आधारभूत संरचना है। ये आधारभूत संरचना क्या होता है? दोस्तों, आधारभूत संरचना वह चीज होती है जिस पर संविधान टिका हुआ है, यानी कि संविधान की जो नींव है। दोस्तों, जब 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फैसला सुनाया गया था, तो वहां पर आधारभूत संरचना का जिक्र किया गया था। तो लोगों ने पूछा था जो सुप्रीम कोर्ट में कि ये संसदीय सॉरी यह आधारभूत संरचना क्या यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि समय आने पर हम लोग बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि संविधान का आधारभूत संरचना क्या है। तो दोस्तों समय-समय पर
सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि क्या क्या चीज संविधान की आधारभूत संरचना है। तो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था भी संविधान की आधारभूत संरचना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण संसद में से होता है। दोस्तों जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो सरकार का निर्माण होता है यह संसद में से ही होता है। जैसे कौन से लोग मंत्री बनेंगे, कौन से लोग क्या बनेंगे, यानी कि सब लोग संसद से ही होते हैं। जबकि अलग में जैसे अमेरिका में देख लिया जाए तो वहाँ का जो मंत्री बनेगा वह जरूरी नहीं है कि वहाँ के संसद का सदस्य हो, वहाँ के कांग्रेस का या सेनेट का सदस्य हो या जरूरी नहीं है, वहाँ अदर लोगों को भी मंत्री बना दिया जाता है। जैसे एलन मस्क को मंत्री बना दिया गया है, वह संसद का सदस्य नहीं है, वहाँ का राष्ट्रपति जिसे चाहे मंत्री बना सकता है, चाहे वह चुनाव जीतता हो या ना जीता हो। लेकिन दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मंत्रियों को, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, जैसा हम लोगों ने प्रधानमंत्री टॉपिक में डिस्कस किया था। तो दोस्तों यहाँ पर संसद का सदस्य होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ है सदस्य तो 6 महीने में सदस्य हो जाना है, नहीं तो मंत्री पद हट जाती है। तो इसलिए कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण संसद में से होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों आप लोग जब संसद की कार्यवाही देखे होंगे तो वहां पर विपक्ष संसद से सवाल पूछता है, विपक्ष जो होता है वह सरकार से सवाल पूछता है और सरकार को सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार कितने खर्चे कर रही है, कितना खर्चा कहाँ पर करेगी, जो सरकार का प्लान है वह सरकार संसद में बताती है। इसलिए कहा जाता है जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि राष्ट्रपतीय शासन प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी को जवाब नहीं देना है कि कहाँ पर पैसे खर्च कर रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। एवं कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है यह दो प्रकार की होती है। इस बात को ध्यान रखिए, कार्यपालिका दो प्रकार की, वह कैसे। कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कानूनों को लागू करती है, जो शासन व्यवस्था बनाए रखती है। पहला होता है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। दूसरे होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत में क्या दो प्रकार की कार्यपालिका है, पहला नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका, इसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया बैकग्राउंड संसद को लेकर। अब हम लोग शुरू करते हैं संसद का पहला सदन, जिसे उच्च सदन कहते हैं या जिसे निरंतर चलने वाली सदन कहते हैं, जिसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 राज्यसभा का जो संरचना का उल्लेख है वह अनुच्छेद 80 में किया गया। किस प्रकार की राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इस बात को ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना का उल्लेख किया गया, यानी कि किस राज्यसभा की स्ट्रक्चर कैसा होगा राज्यसभा। इसको हिंदी में भी राज्यसभा कहते हैं और अंग्रेजी में भी राज्यसभा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदी में भी राज्यसभा और अंग्रेजी में भी राज्यसभा कहते हैं। दोस्तों इसका जो पहले नाम था, इसका पहला नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों 23 अगस्त 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इस बात को सुनिए, काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता था कब, 23 अगस्त 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। पहले 23 अगस्त 1954 से इसका नाम राज्यसभा हुआ। अगर पूछ ले कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा कब पड़ा, तो वह तारीख है दोस्तों 23 अगस्त 1954। 23 अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाता था। यानी कि राज्यसभा शब्द कब आया, 23 अगस्त 1954 को। उससे पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसे अस्थाई सभा
राज्यों का सभा तथा उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा को अस्थायी सभा कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाती है या 5 साल से पहले भी भंग हो जाती है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों कभी नहीं भंग राज्यसभा होती है। इसे राज्यों का सभा कहा जाता है। दोस्तों, इसे राज्यों का सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि राज्य अपना अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं राज्य सभा में और राज्यों के हकों की बात रखते हैं। इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे एक चीज और कहा जाता है, निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। इसे निरंतर चलने वाली सभा भी कहा जाता है। तो इसे अस्थायी सभा, राज्यों का सभा, उच्च सदन या निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। दोस्तों, राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है उसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होगी वह 250 होगी, यानी कि 250 से अधिक राज्यसभा की संख्या नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम बोला गया, अधिकतम राज्यसभा की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 245, यानी कि ये नहीं कहा गया कि मिनिमम 250 होगी, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम राज्यसभा की संख्या 250 होगी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है। और अनुच्छेद 80 का 3 यह भी कहता है दोस्तों कि इन 250 में जो अधिकतम 250 संख्या होगी, इनमें से 250 में से 248 सदस्य 248 सॉरी 238 सदस्य 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी है वहां से 238 सदस्य आएंगे। राज्य और संघ शासित प्रदेशों से 238 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से यानी कि 250 में से 238 राज्य और संघ शासित प्रदेश से लिए जाएंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 80 का 3 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 80 3 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य यानी कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से 12 सदस्य राज्यसभा मनोनीत करेंगे। तो कितना हो गया? 250। 250 में से 238 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से आएंगे और 12 सदस्य आएंगे मनोनीत करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मनोनीत कर सकता है 12 सदस्य। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से इन सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे मनोनीत कर सकता है, बल्कि मंत्री परिषद के सलाह पर क्या करेगा? मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त करता है। ये जो 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे राज्यसभा में, यह कहाँ से होने चाहिए? यह साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो साहित्य से हो, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान रखता हो, विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में व्यक्ति हो, उनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। दोस्तों, इन जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त करेंगे, यह मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति नहीं है, यह मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं राज्यसभा को अच्छे तरीके से।
दोस्तों ये जो राज्यसभा में 250 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें 238 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सदस्य होंगे और 12 मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये जो 238 होंगे, यह किस प्रकार से राज्यों से आएंगे, कैसे इनके सीटों का बंटवारा होगा, ये सब चीजें भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में लिखी गई हैं। यानी कि अनुसूची 4 में सब चीजों को बताया गया कि किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में किया गया है। दोस्तों अनुसूची 4 जो है, यह राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कहाँ से कितने सदस्य आएंगे और कैसे आएंगे, इस सब चीजों का निर्धारण किया गया है अनुसूची 4 में। तो पूछ ले कि अनुसूची 4 किस चीज से संबंधित है, तो दोस्तों अनुसूची 4 राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव कैसे होगा, इनको निर्वाचित कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में ये भी लिखा हुआ है उनके निर्वाचन की विधि। दोस्तों अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के निर्वाचित जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, इनका निर्वाचन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। दोस्तों जो विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होंगे, वह लोग चुनेंगे किसे, राज्यसभा के सदस्य को। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का 100 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक जो 31 सीटें हैं, 31 सीटों पर कैसे चुनाव होगा, इनको चुनेगा कौन। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, और उसमें जो निर्वाचित सदस्य, इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है और उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, वह इन 31 सदस्यों को चुनते हैं। जो 31 सदस्य हैं, इनको चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हें निर्वाचन किया जाता है, उन्हें मत दिया जाता है। संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य किस विधि से चुने जाएंगे, इसका निर्धारण संसद करेगी। दोस्तों राज्यों से किस प्रकार से मतलब उनका निर्वाचन होगा राज्यसभा के सदस्यों का, इसका उल्लेख तो संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जो संघ शासित प्रदेश है, इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा राज्यसभा के लिए, तो इसमें यह कहा गया कि इसके लिए विधि संसद बनाएगी। किस प्रकार से चुने जाएंगे संघ शासित प्रदेशों के सदस्य, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण करेगी संसद। यानी कि संसद यह निर्धारित करेगी किस प्रकार से संघ शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं या राज्यसभा आएंगे। फिर दोस्तों कहता है राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़े थे, तो उसमें गुप्त मतदान प्रणाली भी थी। तो इसमें होता है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे, लेकिन यहाँ फिर समझते हैं कि एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे कि इसमें एक निश्चित कोटा में मत यानी कि वोट प्राप्त करने होते हैं, एक निश्चित कोटा में वोट प्राप्त करने होते हैं। जैसे कि मान लो 3 उम्मीदवार हैं, यहाँ समझ 3 उम्मीदवार हैं, अगर इन तीनों उम्मीदवारों में एक निश्चित कोटा में मत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि मान लो इसे 50% से ऊपर चाहिए जीतने के लिए, और इसे मिला है 40%, इसे मिला है 10%,
इसे मिला है 10%, तो इसका जो 10% इसमें बट जाएगा, इसका 10% क्या इसमें बट जाता है, इसलिए कहते हैं इसे एकल संक्रमणीय। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय, यानी कि जो सबसे कम जो मत पाता है उसका मत अन्य लोगों में बट जाता है। फिर है अनुपातिक पद्धति। दोस्तों अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि इनको एक निश्चित कोटा में वोट प्राप्त करने होते हैं। देखिए एक निश्चित कोटा होती है कि वोट प्राप्त करने होते हैं तभी सदस्य बनेंगे, इसे कहते हैं अनुपातिक पद्धति। राष्ट्रपति टॉपिक में इसे हम एकदम विस्तार में और अच्छे से समझाए हैं, वहां पर क्लिक करके राष्ट्रपति टॉपिक में देख सकते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति, दो चीजें होती हैं, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति। इसमें गुप्त मतदान प्रणाली नहीं है, गुप्त मतदान प्रणाली केवल 2003 तक थी। तो अब किसमें होती है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होती है। 1952 से 2003 तक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होता था। यानी कि दोस्तों एकल संक्रमणीय अनुपातिक एवं गुप्त मतदान प्रणाली यानी कि पद्धति से 1952 से लेकर 2003 तक होता था। लेकिन दोस्तों 2003 में गुप्त मतदान प्रणाली को हटाकर खुला मतदान प्रणाली कर दिया गया। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब होता है कि आप किसे वोट देंगे केवल ये बात आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और खुला मतदान प्रणाली यह होता है कि जो उम्मीदवार होता है आप उसे दिखाकर वोट देते हैं। लेकिन 2003 से चुनाव खुला मतदान पद्धति से होता है। खुला मतदान पद्धति से होता है कि दोस्तों इसमें आपको वोट मैंने कि अपना मत उम्मीदवार को दिखाकर देना होता है कि हम आपको मत दे रहे हैं। इसमें एक पार्टी आप जिस पार्टी से संबंधित हैं आप उसी पार्टी को वोट देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों निर्वाचन की विधि। अब हम देखते हैं कि योग्यता क्या होगी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता का जो वर्णन है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा का भी किया गया है। हम लोग अभी राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा वाला चीजें देखेंगे। यानी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन। दोस्तों अनुच्छेद 84 में राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा कैसे बनेंगे इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों पहला चीज है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, जन्म से हो या ना हो। पहले था जन्म से लेकिन बाद में से हटा दिया गया। क्या अब बस इतना ही लिखा है कि भारत का नागरिक हो। अगर आ जाए कि जन्म से भारत का नागरिक हो तो ये चीजें गलत हैं, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। अगर इसमें ये चीज और देख सकते हैं भारत का अगर ऐसा लिखा हो जन्म से भारत का नागरिक हो तो दोस्तों जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं सोनिया गांधी जी कांग्रेस से यह नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनका यह जन्म से भारत के नागरिक नहीं है, ये शादी के द्वारा भारत के नागरिक बने, क्योंकि ये मूल नागरिक इटली की हैं। तो अगर यह जन्म से लिखा होता पहले की तरह तो वह राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, चाहे जन्म से हो या ना हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। इस बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष 30 ईयर। लेकिन लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। जब लोकसभा पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कितने आयु होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर तीसरा क्या है, अनुसूची 3 में दिए गए शपथ या प्रतिज्ञान के अनुरूप शपथ या प्रतिज्ञान लिया हो। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। उसके आगे उसके जो प्रतिज्ञान का उल्लेख है उसमें उसके अनुरूप शपथ या प्रतिज्ञान किया गया। दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर होता है। शपथ वह व्यक्ति लेता है जो ईश्वर को मानता है, जो आस्तिक होता है, और प्रतिज्ञान वह व्यक्ति करता है जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। जो नास्तिक होता है उसे वह प्रतिज्ञान लेता है, क्योंकि वो सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, और जो ईश्वर में आस्था रखता है ईश्वर की शपथ लेता है। चौथी बात यह कही है कि
अन्य योग्यताएं संसद द्वारा तय की जाएंगी। तो संविधान में इतना लिख दिया गया कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 30 वर्ष हो और अनुसूची 3 के अनुरूप शपथ या प्रतिज्ञान लिया हो। और यह कहा गया कि अन्य योग्यताएं संसद द्वारा तय की जाएंगी और संसद क्या क्या योग्यता मांगेगा यह संसद तय करेगा। दोस्तों इसी के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1952 बनाया गया था। अनुच्छेद 84 के ही आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 52 बनाया गया था। उसमें योग्यताएं बहुत चीजों का वर्णन किया गया। पूरा एक कानून ही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी एक है और 1952 भी एक है। दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। दोस्तों अगर पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है और ना ही राज्यसभा कभी भंग होती है, इसलिए इसे राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है और ना ही राज्यसभा कभी भंग होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखें कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 5 वर्ष। लोकसभा भंग होती है उसका कार्यकाल भी होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल हो, जैसे लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन दोस्तों यह नहीं लिखा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों अनुच्छेद 83 यह कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करेंगे। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करेंगे। 1/3 का मतलब दोस्तों 3 में से 1 सदस्य। जैसे मान लो कि अगर राज्यसभा में 300 सदस्य होते हैं, 300 सदस्य होते हैं, तो 2 वर्ष में उसके 100 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यानी कि 3 वर्ष का 1/3 का मतलब होता है 300 में से 1, यानी 3 में से 1 सदस्य। यानी कि 3 में से 1 सदस्य हर 2 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। अगर 300 होते तो 300 में से 100 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह प्रश्न उठता है कि जब पहली बार राज्यसभा का हुआ था 1952 में, राज्यसभा 1952 में चुनी गई 245 सदस्य, उनमें से कैसे 2 वर्ष में रिटायर किया जाए? रिटायर करना तो जरूरी था। तो दोस्तों 1952 से 1954 2 वर्ष होता है, तो 1954 में 1/3 सदस्य रिटायर करने के लिए लॉटरी सिस्टम लगाया गया था, कि यानी कि जिसका नाम निकलेगा उसमें से, यानी कि सबका नाम डाला गया एक बक्से में और उसमें से 1/3 सदस्यों का नाम निकाला गया। जिन जिन सदस्यों का नाम निकला उसे रिटायर कर दिया गया। फिर नए सदस्य आ गए और फिर 1954 में फिर 2 वर्ष पूरा हो गया। यानी कि जो 1952 में चुने गए थे वो 1/3 1954 में रिटायर हुए। फिर 1/3 रिटायर करना है 1956 में। तो 1/3 सदस्य फिर लॉटरी व्यवस्था से 1/3 सदस्य 1956 में रिटायर किए गए। फिर 1956 से बाद 1958, तो 1952 से 1958 होता है। तो दोस्तों 1954 में और 1956 में लॉटरी व्यवस्था से सदस्यों को रिटायर किया गया था और 1958 में तो कार्यकाल पूरा हो जाता है 6 वर्ष। तो 1952 में जो चुने गए थे 1958 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, जो बाकी 1/3 बचे थे। तब से यह व्यवस्था चलती आ रही है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि 6 वर्ष ही होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों शपथ एवं प्रतिज्ञान। दोस्तों शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 यानी कि अनुच्छेद 99 में किया गया है। अनुच्छेद 99 यानी कि
99, इसमें 99 में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें कहता है कि संसद सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान दिलाई जाती है। दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद 99 में लिखा गया, यह लिखा गया कि संसद सदस्यों को शपथ एवं प्रतिज्ञान राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वह क्या करता है, शपथ दिलाता है। व्यवहार में, यानी कि जो वास्तव में जो होता है, व्यवहार मतलब होता है वास्तव में जो होता है, व्यवहार में निर्वाचित सदस्यों को सभापति तथा मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, जो वास्तव में होता है कि जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें शपथ राज्यसभा के सभापति दिलाते हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यसभा, अगर दोस्तों ये पूछा, अगर व्यवहार में पूछ ले कि इस प्रश्न व्यवहार में कौन दिलाता है, अगर संवैधानिक अनुसार पूछे तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। अगर व्यवहार में पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों को व्यवहार में जो निर्वाचित सदस्य उन्हें उन्हें सभापति, और जो नियुक्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। दोस्तों, जैसे लोकसभा है, लोकसभा अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष चुनता है, लेकिन राज्यसभा अपने सदस्यों में से सभापति नहीं चुनती है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है, उपसभापति चुनती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। इस बात को चुनती है, यानी कि चुनाव नहीं करते, उनको चुनती है, चूज करना। अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। अब कुछ हम देखते हैं राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान। राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान। दोस्तों, राज्यसभा एकमात्र सदन है जिसका सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जिसका सभापति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 तथा 89, दोस्तों हम जो उपराष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग अनुच्छेद 64 देखे थे कि अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, और अनुच्छेद 89 में भी यही बात लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है जो पद जो पोस्ट अपने पद का नाम, जैसे कि उपराष्ट्रपति पद है और उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर उस उपराष्ट्रपति नहीं होते तो राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है अपने पद के कारण ही राज्यसभा का सभापति है। इसीलिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु पहल सदन राज्यसभा करती है। दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाना है, तो जो पहल है वह राज्यसभा ही करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है राज्यसभा टॉपिक। हम लोग यूपीएसआई और वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, इससे बाहर राज्यसभा कभी भी नहीं आता है। जो इसमें मत देने की बात है, कैसे कहाँ मत देता है उपसभापति या सभापति, तो हम लोग सांसदीय कार्यवाहियों में उसे डिस्कस करेंगे। हर चीज, एक भी चीज नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, ऐसे और अधिक क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।